हिंदू समाज में शूद्र या दलित एक ऐसा अछूत है जिसे इस समाज में जानवर से भी बदतर समझा गया है। अतीत में उनकी बस्तियों से लेकर कुएं तक अलग रहे हैं। उन्हें गांव के बाहर गंदगी में रहने और पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही तरह का जिल्लत भरा काम करने को मजबूर किया गया है। जातिगत गालियों के बिना उनका कभी संबोधन नहीं हुआ। दलितों के साथ भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में भारत के हालात आज भी बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। एनसीआरबी का डेटा कहता है साल 2018 से 2020 के दौरान 1,38,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। और ये तो वो मामले हैं जो दर्ज हुए हैं। इनसे कई गुना ज्यादा मामले तो जातिवादी वर्चस्व के चलते या पंचायत के दबाव में दबा दिए जाते हैं। अगर वे भी सामने आ जाए तो जाति व्यवस्था का रूप कितना घिनौना होगा हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन बावजूद इसके देश के पढ़े लिखे आध्यात्मिक गुरु कहते हैं कि यह जातिवाद नहीं है, यह तो वर्गवाद है। यह तो पूरी दुनिया में है। यहां इसे कास्ट कहते हैं, बाकी जगह इसे क्लास कहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अक्सर इस तरह की बातें करने वाले और उन्हें सुनने वाले अधिकतर ऊंची कही जाने वाली जाति से आते हैं, जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी जातिगत श्रेष्ठता और विशेषाधिकार का स्वाद चखा है। उन्हें कास्ट और क्लास का अंतर कभी समझ नहीं आएगा। जातिवाद असल में क्या है इसे कोई और समझ भी नहीं सकता। जातिवाद की पीड़ा क्या होती है इसे वही जानता है जिसने इसका दंश झेला है। कुछ संवेदनशील लोग दूसरों की चोट देखकर उसके दर्द की कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि कभी ना कभी हम सभी ने जिस्मानी चोट खाई है। हमें उस दर्द का एहसास हो सकता है, लेकिन जातिवाद की चोट मन पे होती है। जातिगत गालियां सुनने का दर्द क्या होता है, जातिगत दुत्कार का दर्द कैसा होता है, इसे हर कोई महसूस नहीं कर सकता। कई बार हम धर्म ग्रंथों से जातिवाद को समझने का प्रयास करते हैं। वहां पर जातिवादी संदेश मिलते जरूर हैं, लेकिन वो राजाओं, गुरुओं और भगवान के मुंह में डाले गए हैं। धर्म ग्रंथों के पन्नों पर दूसरे बहुत से अलंकार होते हैं। यूं समझिए धर्म ग्रंथों के पन्नों पर कई तरह के इत्र लगे होते हैं, जिसकी सुगंध में धर्म की ये दुर्गंध महसूस नहीं होती। इन धर्म ग्रंथों से हम जातिवाद को नहीं समझ सकते। जातिवाद को अगर थोड़ा समझना चाहते हैं तो किसी दलित के जीवन को पढ़ना होगा, क्योंकि हिंदू धर्म के जातिवाद की असल सच्चाई इन भारी भरकम धर्म ग्रंथों में नहीं मिलेगी। हिंदू समाज के जातिवाद की असल सच्चाई इन धर्म ग्रंथों के नीचे दबी इस छोटी सी पुस्तक में मिलेगी। यह किताब ओम प्रकाश वाल्मीकि का जीवन है। यह आत्मकथा है एक दलित की। इस किताब का नाम है झूठन। दलित जीवन की पीड़ाएं असहनीय और अनुभव दग्ध हैं। ऐसे अनुभव जो साहित्यिक अभिव्यक्तियों में स्थान नहीं पा सके। एक ऐसी समाज व्यवस्था में हमने सांसें ली हैं जो दलितों के प्रति असंवेदनशील, अमानवीय और बेहद क्रूर है। अपनी व्यथा कथा को शब्दबद्ध करने का विचार काफी समय से मन में था, लेकिन प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिली। कितनी ही बार लिखना शुरू किया और हर बार लिखे गए पन्ने फाड़ दिए। कहां से शुरू करूं और कैसे, यही दुविधा थी। कुछ दिन दुविधा में निकल गए। एक पंक्ति तक नहीं लिख पाया। इन अनुभवों को लिखने में कई दिक्कतें थी। तमाम कष्टों, यातनाओं, उपेक्षाओं और प्रताड़नाओं को एक बार फिर से जीना। लंबी जद्दोजहद के बाद मैंने सिलसिलेवार लिखना शुरू किया। उस दौरान गहरी मानसिक यातनाएं मैंने भोगी। स्वयं को परत दर परत उधेड़ते हुए कई बार लगा कितना दुखदाई है ये सब। लिखने के विचार पर मेरे कुछ मित्रों का कहना था कि खुद को नंगा करके आप अपने समाज की हीनता को ही बढ़ाएंगे। एक बेहद आत्मीय मित्र को भय सता रहा था। उन्होंने मुझे लिखा कि आत्मकथा लिखकर आप अपनी प्रतिष्ठा ही ना खो दें। लेकिन जो सच है उसे सबके सामने रख देने में संकोच क्यों? जो ये कहते हैं
हमारे यहां ऐसा नहीं होता, यानी अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने का भाव। उनसे मेरा निवेदन है, इस पीड़ा के दंश को वही जानता है जिसने सहा है। मेरी इस व्यथा कथा में बहुत कुछ ऐसा है जो लिखा नहीं गया या मैं लिख नहीं पाया। इसे आप मेरी कमजोरी मान सकते हैं। हमारा घर चंद्रभान तगा के घेर से सटा हुआ था। उसके बाद कुछ परिवार मुसलमान जुल्हाओं के थे। चंद्रभान तगा के घेर के ठीक सामने एक छोटी सी जोहड़ी थी, जिसने चूहड़ों के बगड़ और गांव के बीच एक फासला बना दिया था। जोहड़ी का नाम डब्बोवाली था। डब्बोवाली नाम कैसे पड़ा कहना मुश्किल है। हां, इतना जरूर है कि इस डब्बोवाली जोहड़ी का रूप एक बड़े गड्ढे के समान था, जिसके एक और तगाओं के पक्के मकानों की ऊंची दीवारें थी, जिनसे समकोण बनाती हुई झींवरों के 2-3 परिवारों के कच्चे मकानों की दीवारें थी। उसके बाद फिर तगाओं के मकान थे। जोहड़ी के किनारे पर चूहड़ों के मकान थे, जिनके पीछे गांव भर की औरतें, जवान लड़कियां, बड़ी बूढ़ी, यहां तक कि नई नवेली दुल्हनें भी इसी डब्बोवाली के किनारे खुले में फरागत के लिए बैठ जाती थी। रात के अंधेरे में ही नहीं, दिन के उजाले में भी पर्दों में रहने वाली त्यागी महिलाएं घूंघटे काढ़े दुशाले ओढ़े इस सार्वजनिक खुले शौचालय में निर्वृत्ति पाती थी। तमाम शर्म लिहाज छोड़कर वे डब्बोवाली के किनारे गोपनीय जिस्म उघाड़ कर बैठ जाती थी। इसी जगह गांव भर के लड़ाई झगड़े गोलमेज कॉन्फ्रेंस की शक्ल में चर्चित होते थे। चारों तरफ गंदगी भरी होती थी, ऐसी दुर्गंध की मिनट भर में सांस घुट जाए। तंग गलियों में घूमते सुअर, नंग धड़ंग बच्चे, रोजमर्रा के झगड़े, बस यही था वातावरण जिसमें बचपन बीता। इस माहौल में यदि वर्ण व्यवस्था को आदर्श व्यवस्था कहने वालों को 2-4 दिन रहना पड़ जाए तो उनकी राय बदल जाएगी। उसी बगड़ में हमारा परिवार रहता था। 5 भाई, 1 बहन, 2 चाचा, एक ताऊ का परिवार। चाचा और ताऊ अलग रहते थे। घर में सभी कोई ना कोई काम करते थे। फिर भी 2 जून की रोटी ठीक ढंग से नहीं चल पाती थी। तगाओं के घरों में साफ सफाई से लेकर खेती बाड़ी, मेहनत मजदूरी सभी काम होते थे। ऊपर रात बेरात की बेगारी करनी पड़ती थी। बेगार के बदले कोई पैसा या अनाज नहीं मिलता था। बेगार के लिए ना कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी। गाली गलौज, परताड़ना अलग, नाम लेकर पुकारने की किसी को आदत ही नहीं थी। उम्र में बड़ा हो तो ओ चूड़े, बराबर या उम्र में छोटा हो तो अबे चूड़े, यही तरीका था संबोधन का। छुआछूत का ऐसा माहौल कि कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंसों को भी छूना बुरा नहीं था। लेकिन यदि चूड़े को स्पर्श हो जाए तो पाप लग जाता था। सामाजिक स्तर पर इंसानी दर्जा नहीं था। वे सिर्फ जरूरत की वस्तु थे। काम पूरा होते ही उपयोग खत्म, इस्तेमाल करो और दूर फेंको। हमारे मोहल्ले में एक ईसाई आते थे। नाम था सेवकराम मसीही। चूहड़ों के बच्चों को घेर कर बैठे रहते थे। पढ़ना लिखना सिखाते थे। सरकारी स्कूलों में तो कोई घुसने नहीं देता था। सेवकराम मसीही के पास सिर्फ मुझे ही भेजा गया था। भाई तो काम करते थे, बहन को स्कूल भेजने का सवाल ही नहीं था। मास्टर सेवकराम मसीह के खुले, बिना कमरों, बिना टाट चटाई वाले स्कूल में अक्षर ज्ञान शुरू हुआ। लेकिन एक दिन सेवकराम मसीही और मेरे पिताजी में कुछ खटपट हो गई। पिताजी मुझे लेकर बेसिक प्राइमरी स्कूल गए, जो कक्षा 5 तक था। वहां मास्टर हरफूल सिंह थे। उनके सामने मेरे पिताजी ने गिड़गिड़ाकर कहा, मास्टर जी थारी मेहरबानी हो जाएगी, जो हमारे इस जाकत को भी 2 अक्षर सिखा दोगे। मास्टर हरफूल सिंह ने अगले दिन आने को कहा। पिताजी अगले रोज फिर गए। कई दिन तक स्कूल के चक्कर काटते रहे। आखिर एक रोज स्कूल में दाखिला मिल ही गया। उन दिनों देश को आजादी मिले 8 साल हो गए थे। गांधी जी के अछूतो उद्धार की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती थी। सरकारी स्कूलों के द्वार अछूतों के लिए खुलने शुरू हो गए थे। लेकिन जन सामान्य की मानसिकता में कोई विशेष बदलाव नहीं आया था। स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था। जमीन पर अपने बैठने की जगह आते आते चटाई छोटी पड़ जाती थी। कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, जहां से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखते थे। त्यागियों के बच्चे चूड़े का कहकर चिढ़ाते थे। कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे। एक अजीब सी यातनापूर्ण जिंदगी थी, जिसने मुझे अंतर्मुखी और चिड़चिड़ा, तुनक मिजाजी बना दिया। स्कूल में प्यास लगे तो हैंडपंप के पास खड़े होकर किसी के आने का इंतजार करना पड़ता था। हैंडपंप छूने पर बवाल हो जाता था। लड़के तो पीटते ही थे, मास्टर लोग भी हैंडपंप छूने की सजा देते थे।
तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते थे ताकि मैं स्कूल छोड़कर भाग जाऊं और मैं भी उन्हीं कामों में लग जाऊं जिनके लिए मेरा जन्म हुआ था। उनके अनुसार स्कूल में आना मेरी अनाधिकार चेष्टा थी। मेरी ही कक्षा में राम सिंह और सुखन सिंह भी थे। राम सिंह जाति से चमार था और सुखन सिंह झीवर। राम सिंह के पिताजी और मां खेतों में मजदूरी करते थे। सुखन सिंह के पिताजी इंटर कॉलेज में चपरासी थे। हम तीनों साथ साथ पढ़े और बड़े हुए, बचपन के खट्टे मीठे अनुभव समेटे। तीनों पढ़ने में हमेशा आगे रहे, लेकिन जाति का छोटापन कदम कदम पर चलता रहा। बरला गांव में कुछ मुसलमान त्यागी भी थे। मुसलमान तगाओं का व्यवहार भी हिंदुओं जैसा ही था। कभी कोई अच्छा साफ सुथरा कपड़ा पहनकर यदि निकले तो फप्तियां सुननी पड़ती थी। ऐसी फप्तियां जो भुजे तीर की तरह भीतर तक उतर जाती थी। ऐसा हमेशा होता था। साफ सुथरे कपड़े पहनकर कक्षा में जाओ तो लड़के कहते, अभी देखो चूड़े का नए कपड़े पहनकर आया है। मैले पुराने कपड़े पहनकर स्कूल में जाते तो कहते, अभी चूड़े के दूर हट, बदबू आती है। अजीब हालात थे। दोनों ही स्थितियों में अपमानित होना पड़ता था। चौथी कक्षा में थे। हेडमास्टर विशंबर की जगह कलीराम आ गए। उनके साथ एक और मास्टर आए थे। उनके आते ही हम तीनों के बहुत बुरे दिन शुरू हो गए। बात बेबात पर पिटाई हो जाती थी। राम सिंह तो कभी कभी बच भी जाता था, लेकिन सुखन सिंह और मेरी पिटाई तो आम बात थी। मैं वैसे भी काफी कमजोर और दुबला पतला था। सुखन सिंह के पेट पर पसलियों के ठीक ऊपर एक फोड़ा हो गया था, जिससे हर वक्त पीप बहती रहती थी। कक्षा में वो अपनी कमीज ऊपर की तरफ इस तरह मोड़ कर रखता था ताकि फोड़ा खुला रहे। एक तो कमीज पर पीप लगने का डर, दूसरे मास्टर की पिटाई के समय फोड़े को बचाया जा सकता था। एक दिन मास्टर ने सुखन सिंह को पीटते समय उस फोड़े पर ही घूंसा जड़ दिया। सुखन सिंह की दर्दनाक चीख निकली। उसे तड़पता देखकर मुझे भी रोना आ गया। मास्टर हम लोगों को रोता देखकर लगातार गालियां बक रहा था। गालियां भी ऐसी जिन्हें यदि शब्दबद्ध कर दूं तो हिंदी की अभिजात्यता पर धब्बा लग जाएगा। अध्यापकों का आदर्श रूप जो मैंने देखा है वो अभी तक मेरी स्मृति से मिटा नहीं है। जब भी कोई आदर्श गुरु की बात करता है तो मुझे वे तमाम शिक्षक याद आ जाते हैं जो मां बहन की गालियां देते थे, सुंदर लड़कों के गाल सहलाते थे और उन्हें अपने घर बुलाकर उनसे वाहियातपन करते थे। एक रोज हेडमास्टर कलीराम ने मुझे अपने कमरे में बुलाकर पूछा, क्या नाम है तेरा? मैंने डरते हुए धीमे स्वर में कहा, ओम प्रकाश। हेडमास्टर को देखते ही बच्चे सहम जाते थे। पूरे स्कूल में उनकी दहशत थी। हेडमास्टर ने कहा, चूड़े का है? मैंने कहा, जी। ठीक है, वो जो सामने शीशम का पेड़ खड़ा है उस पर चढ़ जा और टहनियां तोड़ के झाड़ू बना ले। पत्तों वाली झाड़ू बना और पूरे स्कूल को ऐसा चमका दे जैसे शीशा। तेरा तो यो खानदानी काम है, जा जल्दी से काम पे लग जा। हेडमास्टर के आदेश पर मैंने स्कूल के कमरे बरामदे साफ कर दिए। तभी वे खुद चलकर आए और बोले, इसके बाद मैदान भी साफ कर दे। लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लगी। धूल से चेहरा और सर अट गया। मुंह के भीतर धूल जम गई। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी थी। पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। मैंने तमाम अनुभवों के बीच कभी इतना काम नहीं किया था। वैसे भी घर में भाइयों का मैं लाडला था। दूसरे दिन स्कूल पहुंचा। जाते ही मास्टर ने फिर से झाड़ू के काम पर लगा दिया। पूरे दिन झाड़ू देता रहा। मन में एक तसल्ली थी कि कल से कक्षा में बैठ पाऊंगा। तीसरे दिन मैं कक्षा में जाकर चुपचाप बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद उनकी दहाड़ सुनाई पड़ी, अबे ओ चूहे के मादरचोद कहां घुस गया है? अपनी मां की। उनकी दहाड़ सुनकर मैं थर थर कांपने लगा। एक त्यागी लड़के ने चिल्लाकर कहा, मां साहब वो बैठा है कोने में। हेडमास्टर ने लपक कर मेरी गर्दन दबोच ली। उनकी उंगलियों का दबाव मेरी गर्दन पर पड़ रहा था, जैसे कोई भेड़िया बकरी के बच्चे को दबोच कर उठा लेता है। क्लास से बाहर खींचकर उसने मुझे बरामदे में ला पटका। चीख कर बोले, जा लगा पूरे मैदान में झाड़ू, नहीं तो गांड में मिर्ची डाल के स्कूल से बाहर काट दूंगा। भयभीत होकर मैंने 3 दिन पुरानी वही शीशम की झाड़ू उठा ली। मेरी तरह ही उसके पत्ते भी सूख कर झड़ने लगे थे। सिर्फ बची थी पतली पतली टहनियां। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा। स्कूल के कमरों की खिड़की दरवाजों से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिपकर तमाशा देख रही थी।
मेरा रोम रोम यातना की गहरी खाई में लगातार गिर रहा था। मेरे पिताजी अचानक स्कूल के पास से गुजरे। मुझे स्कूल के मैदान में झाड़ू लगाता देखकर ठिठक गए। बाहर से ही आवाज देकर बोले, मुंशी जी ये क्या कर रहे हो? वे प्यार से मुझे मुंशी जी कहा करते थे। उन्हें देखकर मैं फपक पड़ा। वे स्कूल के मैदान में मेरे पास आ गए। मुझे रोता देखकर बोले, मुंशी जी रोते क्यों? ठीक से बोलो क्या हुआ है? मेरी हिचकियां बंद गई थी। हिचक हिचक कर पूरी बात पिताजी को बता दी कि 3 दिन से रोज झाड़ू लगवा रहे हैं, कक्षा में पढ़ने भी नहीं देते। पिताजी ने मेरे हाथ से झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी। उनकी आंखों में आग की गर्मी उतर आई थी। हमेशा दूसरों के सामने तीर कमान बने रहने वाले पिताजी की लंबी लंबी मूछें गुस्से में फड़कने लगी। वो चीखने लगे, कौन सा मास्टर है वो द्रोणाचार्य की औलाद जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है? पिताजी की आवाज पूरे स्कूल में गूंज गई, जिसे सुनकर हेडमास्टर के साथ सभी मास्टर बाहर आ गए। कलीराम हेडमास्टर ने गाली देकर मेरे पिताजी को धमकाया, लेकिन पिताजी पर धमकी का कोई असर नहीं हुआ। उस रोज जिस साहस और हौसले से पिताजी ने हेडमास्टर का सामना किया, मैं उसे कभी भूल नहीं पाया। कई तरह की कमजोरियां थी पिताजी में, लेकिन मेरे भविष्य को जो मोड़ उस दिन उन्होंने दिया, उसका प्रभाव मेरी शख्सियत पर पड़ा। हेडमास्टर ने तेज आवाज में कहा, ले जा इसे यहां से, चूड़ा होके पढ़ने चला है, चला जा नहीं तो हाड़ गोड़ तुड़वा दूंगा। पिताजी ने मेरा हाथ पकड़ा और लेकर घर की तरफ चल दिए। जाते जाते हेडमास्टर को सुनाकर बोले, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूं, पर इतना याद रखिए मास्टर, यो चूड़ेगा यहीं पढ़ेगा इसी मदरसे में। यो ही नहीं, इसके बाद और भी आवेंगे पढ़ने को। पिताजी को विश्वास था गांव के त्यागी मास्टर कलीराम की इस हरकत पर उसे शर्मिंदा करेंगे, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। जिसका दरवाजा खटखटाया यही उत्तर मिला, क्या करोगे स्कूल भेज के? यू कौवा भी कभी हंस बन सके है। तुम अनपढ़ गंवार लोग क्या जानो, विद्या ऐसे हासिल ना होती। अरे चूल्हे के जाकत को झाड़ू लगाने को कहती तो कौन सा जुल्म हो गया? झाड़ू ही तो लगवाई थी, कौन सा द्रोणाचार्य की तरह गुंठा मांग लिया था। पिताजी थक हार कर निराश होकर लौट आए। बिना खाए पिए रात भर बैठे रहे। पता नहीं किस गहन पीड़ा को भोग रहे थे पिताजी। सुबह होते ही उन्होंने मुझे साथ लिया और प्रधान सगवा सिंह त्यागी की बैठक में पहुंच गए। पिताजी को देखते ही प्रधान बोले, अबे छोटन क्या बात, तड़के तड़के आ लिया? चौधरी साहब तुम तो कहते सरकार ने चूड़े चमारों के जागतों के लिए मदरसों के दरवाजे खोल दिए हैं, और यहां तो वो हेडमास्टर मेरे इस जाकत को पढ़ाने की बजाय क्लास के बाहर झाड़ू लगवावे है दिन भर। जब ये मदरसे में दिन भर झाड़ू लगावेगा तो पढ़ेगा कद? पिताजी प्रधान के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। मैं पास खड़ा पिताजी को देख रहा था। प्रधान ने मुझे अपने पास बुलाकर पूछा, कौन सी क्लास में पढ़े हैं? जी चौथी में। हमारे महेंद्र की क्लास में है। जी। प्रधान जी ने पिताजी से कहा, फिक्र ना कर, कल मदरसे में भेज देना इसे। अगले रोज मैं डरते डरते स्कूल पहुंचा। डरा हुआ कक्षा में बैठा रहा। हर एक पल लगता रहा अब आया हेडमास्टर। जरा सी आहट होते ही दिल घबराने लगता था। उसके बाद स्थिति सामान्य हो गई, लेकिन कलीराम हेडमास्टर को देखते ही मेरी रूह कांप जाती थी। लगता था जैसे सामने से मास्टर नहीं, कोई जंगली सुअर थुतनी उठाए चिचियाता चला आ रहा है। गेहूं की फसल कटने के वक्त मोहल्ले के सभी लोग तगांव के खेतों में गेहूं काटने जाते थे। तपती दोपहर में गेहूं काटना बहुत तकलीफदेह होता है। सिर पर बरसती धूप, नीचे तपती जमीन, नंगे पांव में कटे पौधों की जड़ें शूल की तरह तलवों में चुभती है। उनसे भी ज्यादा चुभन होती थी सरसों और चने की जड़ों से। चना काटने में एक कठिनाई और थी। चने के पत्तों पर खटाई होती है जो काटते समय पूरे शरीर पर चिपक जाती है, नहाने पर भी कम नहीं होती। कटाई करने वाले अधिकतर चूड़े या चमार ही होते थे, जिनके तन पर कपड़े सिर्फ नाम भर होते थे। पांव में जूता होने का सवाल ही नहीं होता था। नंगे पांव फसल कटने तक बुरी तरह से घायल हो जाते थे। फसल कटाई को लेकर अक्सर खेतों में हुज्जत चलती रहती थी। मजदूरी देने में ज्यादातर तगा कंजूसी करते थे, लेकिन काटने वालों की मजबूरी थी। जो भी मिलता थोड़ा बहुत ना नुकर के बाद लेकर घर लौट आते थे। घर आकर कुटते रहते या तगाओं को कोसते रहते, लेकिन भूख के सामने विरोध दम तोड़ देता था।
हर साल फसल कटाई को लेकर मोहल्ले में बैठकें होती थी। 16 पुली पर एक पुली मेहनताना लेने की कस्में खाई जाती थी, लेकिन कटाई शुरू होते ही बैठकों के तमाम फैसले और कस्में हवा हो जाते थे। 21 पुली पर एक पुली की मंजूरी मिलती थी। एक पुली में 1 किलो से भी कम गेहूं निकलते थे, यानी दिन भर की मजदूरी 1 किलो गेहूं से भी कम। कटाई के बाद बैलगाड़ी या झोटा बुग्गी में लदाई और उतरवाई अलग से। उसका कोई पैसा या अनाज नहीं मिलता था। देर सवेर खलियानों में बैल हाँकने की बेगार सभी को करनी पड़ती थी। बैलों को गुलाई में घुमा घुमा कर गेहूं के पौधों को भूसे की शक्ल में बदला जाता था। फिर भूसे से गेहूं छाछ से हवा में उड़ाकर अलग किए जाते थे। ये काफी लंबा और थका देने वाला काम था, जिसे अधिकतर चमार या चूढ़े ही करते थे। मेरी माँ ये सब करने के साथ साथ 8-10 तगांव हिंदू मुसलमानों के घर और मवेशियों की बांधने की जगह की साफ सफाई का काम करती थी। इसमें मेरी बहनें तथा जगबीर और जोर माँ का हाथ बटाते थे। बड़ा भाई सुखबीर वार्षिक नौकर की तरह काम करता था। प्रत्येक तगा के घर में 10 से 15 मवेशी सामान्य बात थी। उनका गोर उठाकर गांव के बाहर तूड़ियों पर या उपले बनाने की जगह डालना पड़ता था। प्रत्येक घेर से रोज 5-6 टोकरे गोबर निकलता था। सर्दी के महीनों में यह काम बहुत तकलीफदेह होता था। गाय भैंस और बैलों को सर्दी से बचाने के लिए बड़े बड़े दालानों में बांधा जाता था, जिसमें गन्ने की सूखी पाती और फूंस बिछा होता था। रात भर जानवरों का गोबर और मूत्र पूरे दालान में फैल जाता था। 10-15 दिनों में एक बार पाती बदली जाती थी या उसके ऊपर सूखी पाती बिछा दी जाती थी। इतने दिनों में दालानों में भरी दुर्गंध से गोबर ढूंढ ढूंढ कर निकालना बहुत तकलीफदेह होता था। दुर्गंध से सिर भरना जाता था। इन सब कामों के बदले जो मिलता था 2 जानवर के पीछे फसल के समय 5 सेर अनाज, यानी लगभग 2.5 किलो अनाज। दोपहर को हर एक घर से एक बची कुची रोटी, जो खास तौर पर चूड़ों को देने के लिए आटे में भूसी मिलाकर बनाई जाती थी। कभी कभी झूठन भी अंगन की टोकरी में डाल दी जाती थी। शादी ब्याह के मौकों पर जब मेहमान या बाराती खाना खा रहे होते थे तो चूड़े दरवाजों के बाहर बड़े बड़े टोकरे लेकर बैठे रहते थे। बारात के खाना खा चुकने पर झूठी पतले उन टोकरों में डाल दी जाती थी, जिन्हें घर ले जाकर वे झूठन इकट्ठी कर लेते थे। पूरी के बचे कुचे टुकड़े, एक आध मिठाई का टुकड़ा या थोड़ी बहुत सब्जी पत्तल पर पाकर बाँछें खिल जाती थी। झूठन चटखारे लेकर खाई जाती थी। जिस बारात की पतलों से झूठन कम उतरती थी, कहा जाता था बारात में भुक्कड़ लोग आए हैं। अक्सर ऐसे मौकों पर बड़े बूढ़े ऐसी बारातों का जिक्र बहुत ही रोमांचक लहजे में सुनाया करते थे कि फलानी बारात में इतनी झूठन आई थी कि कई महीनों तक खाते रहे थे। पत्तलों से जो पूरियों के टुकड़े इकट्ठे होते थे, उन्हें धूप में सुखा लिया जाता था। चारपाई पर कोई कपड़ा डालकर उन्हें फैला दिया जाता था। अक्सर मुझे पहरे पर बैठाया जाता था, क्योंकि सूखने वाली पूरियों पर कौवे, मुर्गियां, कुत्ते अक्सर टूट पड़ते थे। जरा सी आंख बची नहीं कि पूरियां साफ, इसलिए डंडा लेकर चारपाई के पास बैठना पड़ता था। ये सूखी पूरियां बरसात के कठिन दिनों में बहुत काम आती थी। इन्हें पानी में भिगोकर उबाल लिया जाता था। उबली हुई पूरियों पर बारीक मिर्च और नमक डालकर खाने में मजा आता था। कभी कभी गुड़ डालकर लुगदी जैसा बन जाता था, जिसे सभी बहुत चाव से खाते थे। आज जब मैं इन बातों के बारे में सोचता हूं तो मन के भीतर कांटे उगने लगते हैं। कैसा जीवन था। दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र झूठन। फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। जब मैं छोटा था, माँ और पिताजी के साथ जाता था उनका हाथ बटाने। त्यागियों के खाने को देखकर अक्सर सोचा करता था, हमें ऐसा खाना क्यों नहीं मिलता। आज जब सोचता हूं तो जी मितलाने लगता है। अभी पिछले ही वर्ष मेरे निवास पर सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र आया था। किसी इंटरव्यू के सिलसिले में गांव से मेरा पता लेकर आया था। वो रात में रुका। मेरी पत्नी ने उसे यथासंभव अच्छा खाना खिलाया। खाना खाते खाते वो बोला, भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है। हमारे घर में तो कोई ऐसा खाना नहीं बना सकता। उसकी बात सुनकर मेरी पत्नी तो खुश हुई, लेकिन मैं काफी देर विचलित रहा। बचपन की घटनाएं स्मृति का दरवाजा खटखटाने लगी। सुरेंद्र तब पैदा भी नहीं हुआ था। उसकी बड़ी बुआ यानी सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी थी। उनके यहाँ मेरी माँ सफाई करती थी। शादी से 10-12 दिन पहले से सुखदेव सिंह त्यागी के घर आंगन से लेकर बाहर तक अनेक काम किए थे। बेटी की शादी का मतलब था गांव भर की इज्जत का सवाल, कहीं कोई कमी न रह जाए। गांव भर से चारपाइयां ढो ढोकर जनवासे में इकट्ठी की पिताजी ने। बारात खाना खा रही थी। माँ टोकरा लिए दरवाजे के बाहर बैठी थी। मैं और मेरी छोटी बहन माया माँ से चिपटे बैठे थे।
इस उम्मीद में कि भीतर से जो मिठाई और पकवानों की महक आ रही है वो हमें भी खाने को मिलेगी। जब सब लोग खाना खाकर चले गए तो मेरी मां ने सुखदेव सिंह त्यागी को दालान से बाहर आते देखकर कहा, चौधरी जी तो सब खाना खा के चले गए, हमारे जागतों को भी एक पत्तड़ भर के दे दो, वो भी इस दिन का इंतजार कर रहे थे। सुखदेव सिंह ने झूठे पत्तलों से भरे टोकरी की तरफ इशारा करके कहा, टोकरा भर तो झुटन ले जा रही है, ऊपर से जागतों के लिए खाना भी मांग रही है। अपनी औकात में रह चूड़ी, दरवाजे से टोकरा उठा और चलती पड़। सुखदेव सिंह त्यागी के वे शब्द मेरे सीने में चाकू की तरह उतर गए। उस रोज मेरी मां की आंखों में दुर्गा उतर आई थी। मां का वैसा रूप मैंने पहली बार देखा था। मां ने टोकरा वहीं बिखेर दिया। सुखदेव सिंह से कहा, इसे उठा के अपने घर में धर ले, कल तड़के बारातियों को नाश्ते में खिला देना। इतना कहकर हम दोनों का हाथ पकड़कर मां तीर की तरह उठकर चल दी। सुखदेव सिंह मां पर हाथ उठाने के लिए झपटा था, लेकिन मेरी मां ने शेरनी की तरह सामना किया बिना डरे। उसके बाद मां कभी उनके दरवाजे पर नहीं गई और झूठन का सिलसिला उस घटना के साथ ही बंद हो गया।